अभी ना हम लोगों ने वोल्टेज पढ़ लिया था, मतलब पोटेंशियल किसे बोलते हैं। पोटेंशियल मतलब किसी भी प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ता है उसको हमने क्या बुलाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को क्या बुलाया, पोटेंशियल डिफरेंस। और हमेशा पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्टेज। क्या होती है, वोल्टेज। मतलब ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखो ये रही एक बैटरी। बैटरी हम जैसे ही ऑन करते हैं, बैटरी में एक तरफ होता है प्लस, एक तरफ होता है माइनस। ये प्लस और माइनस क्यों होता है मैं समझाता हूँ। प्लस वाली साइड पे ज़्यादा पोटेंशियल होता है और माइनस वाली साइड पे कम पोटेंशियल होता है। ज़्यादा पोटेंशियल और कम पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए प्लस वाली साइड 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, तो माइनस वाली साइड पे मान लीजिए 4 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, है ना। तो डिफरेंस कितना आएगा, 6 वोल्ट का। मतलब बैटरी कितने की है, 6 वोल्ट की बैटरी है। अगर बैटरी 10 वोल्ट की, इसका मतलब क्या होगा कि जितना पोटेंशियल यहाँ है उससे 10 ज़्यादा इस तरफ होगा। मैंने बोला 20 वोल्ट की बैटरी है, मतलब जितना वोल्टेज माइनस साइड का होगा उससे 20 ज़्यादा प्लस साइड का होगा। तो सरल भाषा में बोलें तो पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, माइनस साइड का पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। अब ये हमेशा जो बिजली है वो हमेशा प्लस साइड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, प्लस साइड से निकलती है। ये आप हमेशा याद रखें, हमेशा बैटरी जो है वो, जो बैटरी से करंट है वो प्लस से निकलता है। और ये एक मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया और यहाँ से करंट जाएगा इसमें और ऐसे करंट ट्रैवल करेगा। ये एक डिवाइस है, एमीटर बोलते हैं इस डिवाइस को। इस डिवाइस से आप करंट नापते हो कि एक सर्किट में कितना करंट जा रहा है। मान लीजिए आपके घरों में कितना करंट आ रहा है, अगर मुझे पता करना है तो एक डिवाइस आता है मार्केट में, इसको एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर का काम क्या होता है, ये पता करना कि इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है। तो एमीटर एक डिवाइस है, इसे नहीं भी लगाओगे तो, ये तो बेसिकली चेक करने के लिए ना एमीटर। एमीटर नहीं लगाओ तो भी चलेगा। तो मान लीजिए ये सिंपल एक सर्किट हो गया, ये बिजली आई और यहाँ पर एक की हो गया। की क्या हो गया, जैसे ये प्लग होता है ना, जैसे स्विच होता है स्विच, ये मान लो स्विच हो गया। मैंने स्विच को ऑन कर दिया तो होगा क्या, तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और कहाँ जाएगा, माइनस पे आ जाएगा। मतलब ये एक सर्किट बन गया, ठीक है। तो देखो कहते हैं कि जब करंट यहाँ से होकर गुजरता है तो करंट के लिए इतना भी आसान रास्ता नहीं होता जितना हमें लग रहा होता है। कैसे, चलो मैं आपके सामने एक काम करता हूँ। मैं इतने वाले पोर्शन का एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये वायर है, मेटल वायर है, इसका बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। जब बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं तो मान लीजिए ये रही मेटल वायर। ये क्या थी, मेटल वायर। इस मेटल वायर के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया प्लस चार्ज। एक नई बात और सुनना, आपको मजा आएगा। ये तो हम जानते हैं कि बिजली पैदा तब होती है जब चार्ज मूव करता है। मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जब चार्ज मूव करता है, चाहे वो प्लस मूव करे चाहे वो माइनस मूव करे, चार्ज का मूव करना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हम चार्ज खड़े हुए तो बिजली पैदा नहीं होगी, लेकिन चार्ज मूव करने लग गए तो बिजली पैदा हो जाती है। और आप जानते हो हर दुनिया की चीज़ एटम से बनी है। एटम में दो तरह के चार्ज होते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। और कोई भी चार्ज मूव करेगा तो बिजली पैदा हो जाती है। तो ये मान लीजिए कॉपर के वायर है, कॉपर के वायर में सारे के सारे क्या हो गए, ये प्लस चार्ज हो गए। और कॉपर के वायर में इस तरफ क्या आ जाएगा, सारे के सारे माइनस चार्ज हो गए। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने करंट की डायरेक्शन दिखाई थी, वो करंट की डायरेक्शन मैंने दिखाई थी ये वाली, हाँ या ना। ये डायरेक्शन किसकी है, देखो मैंने पीछे भी आपको बना के दिखाया। डायरेक्शन करंट की ऊपर की तरफ है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने वायर के टुकड़े में करंट दिखा दी ऊपर जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछें कि बिजली पैदा होने का कारण बताइए, आप कह रहे चार्ज का मूव करना, लेकिन कौन सा चार्ज मूव करता है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन। कौन, इलेक्ट्रॉन। यानी रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रिक करंट, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, उसके पीछे की वजह, पीछे के बोलते हैं। रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के पीछे की वजह क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑपोजिट
डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये बड़ा अनोखी चीज है कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से बिजली पैदा होती है, लेकिन किस तरफ? जिस तरफ बिजली जाती है हमेशा उससे उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, नीचे की तरफ। अगर मान लीजिए बिजली ऐसे जा रही, किसी वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। तो हमेशा बिजली की उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या ये कह लीजिए इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाते हैं उसके उल्टी दिशा में क्या जाता है? करंट पास होता है। तो अगर मान लीजिए बिजली की डायरेक्शन यहां पर ये है, ये डायरेक्शन है बिजली की, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन होगी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी ये वाली, हाँ कि ना? ये होगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, मैं जरा इस डायग्राम को थोड़ा सा और जूम करता हूं, एक बार पूरी कहानी समझते हैं। सर्किट में करंट कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक बल्ब लगाया और ये मैंने लगाई एक बैटरी लगा दी, ठीक है। सुनना भाई ध्यान से, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है आप ये समझ लीजिए कि जब हमने बैटरी ऑन करी तो बैटरी ऑन करने से यहां से कौन मूव करेगा? करंट जाएगा, है ना? आपको पता है हमेशा करंट, अच्छा करंट हम कैसे मालूम कर सकते, कहां से कहां जाता है? करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है। आप याद कर लो, अगर आपको इतना याद है करंट कहां से कहां जा रहा है, उसका उल्टा क्या कर दोगे आप? इलेक्ट्रॉन का निकल जाता है। करंट कहां जाता है? प्लस से माइनस की तरफ। तो बैटरी का प्लस ये है, तो सर प्लस से माइनस तो ऐसे भी जा रहा है, प्लस से माइनस ऐसे भी जा रहा है। एक छोटा रास्ता है और एक बड़ा रास्ता है। मैं आपको बता दूं, बैटरी के अंदर से कभी प्लस से माइनस कभी नहीं जा सकता करंट। बैटरी के बाहर जाएगा प्लस से माइनस, बैटरी के अंदर प्लस से माइनस कभी नहीं होता। तो देखो क्या होगा, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ से जो करंट है वो मूव करेगा और करंट मूव करते 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 करंट पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। अब करंट कहाँ है? यहाँ पर है। तो यहाँ से करंट अब मूव करेगा किसकी तरफ? प्लस की तरफ। तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं होगा? तभी तो होगा ना कंप्लीट। आप ये समझो, जब बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में करंट माइनस से प्लस की तरफ जाता है, लेकिन बैटरी के बाहर करंट प्लस से माइनस की तरफ जाता है। बैटरी के अंदर करंट माइनस से प्लस, बैटरी के बाहर प्लस से माइनस। अब बताओ पूरा सर्किट बना? बना। अब जरा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? ये माइनस साइड है क्यों? सोचा? माइनस कब होता कोई साइड? जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तभी तो माइनस कब आता है? जब देखो किसी के पास प्लस कब होगा? जब उससे प्लस ज्यादा होंगे, यानी माइनस कम होगा। और किसी पे माइनस ज्यादा कब होगा? जब प्लस कम और माइनस। यहां पर माइनस है, इसका मतलब इस साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हाँ कि ना? सोचो यहां पर 1000 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इस भाई साहब के पास प्लस है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, बेचारे पास कमी इलेक्ट्रॉन की, है ना? जैसे ही बिजली स्टार्ट हुई तो अभी तो हमने देखा करंट, अब देखें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। सोचो 1000 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे 1000 इलेक्ट्रॉन बिजली की उल्टी दिशा में आ रहे हैं, ऐसे 1000 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। जब यही 1000 इलेक्ट्रॉन बल्ब से गुजरेंगे तो बल्ब में लाइट आ जाएगी अपने आप, ठीक है। अब जब 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस पे आ गए, कहाँ आ गए? प्लस पर आ गए 1000 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये तो उल्टा हो गया, अब प्लस पे क्या आ गया? ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तब बैटरी अपनी ताकत लगाती है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ये उसी ताकत का इस्तेमाल करके सारे इलेक्ट्रॉन कहां भेज देगी? माइनस वाले के पास। जा, माइनस वाले के पास जा। जब सारे 1000 इलेक्ट्रॉन माइनस वाले के पास आ गए तो फिर से करंट बन सकता नहीं बन सकता? आराम से बन सकता है। दोबारा कहां आएगा वो? प्लस पे। प्लस क्या बोलेगा? चलो माइनस के पास जा। लेकिन ये धक्का देने के लिए क्या चाहिए? पावर, हाँ या ना? वो पावर कहां से मिलेगी? इस बैटरी की वोल्ट से। 6 वोल्ट की है, धक्का लगाएगा 6 वोल्ट का। अब पता है मजे की बात क्या होती है?
जैसे आज बैटरी ने प्लस से इलेक्ट्रॉन को भेजा माइनस के पास, 6 वोल्ट की थी, ठीक है, 15 दिन बाद 20 दिन बाद 6 वोल्ट की बैटरी 5 वोल्ट की हो रह गई, कितनी रहेगी, कम होगी इसकी कमी। उसके 10 दिन बाद 5 का 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जिस दिन 0 हो गया उस दिन सोचो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस पर आएगा। बोला जो धक्का दे दो, कह रहा नहीं मैं नहीं दे रहा धक्का। कह रहा क्यों, कह रहा बच्चे पे जान ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस जा नहीं पाएगा तो क्या अब अगली बार जब हम इस बैटरी को ऑन करेंगे तो क्या बिजली पैदा होगी? इसी को बोलते हैं कि सेल खत्म हो गया है। उसमें इतना पोटेंशियल रहा ही नहीं है कि वो प्लस से इलेक्ट्रॉन किसको भेज सके, माइनस को। तो देख रहे हो यहां पे इलेक्ट्रॉन के तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऐसे। भाई सुनना ध्यान से, मैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बताता हूं पूरे सर्किट में कैसे होती है, ठीक है। पहले लिखते हैं आउटसाइड द बैटरी। बैटरी के बाहर इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करता है? बैटरी के बाहर देखोगे तो माइनस से प्लस की तरफ, हाँ या ना? तो बैटरी के बाहर ये मूव करता है माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो? लेकिन बैटरी के अंदर बताओ मुझे क्या होता है? इनसाइड द बैटरी देखोगे कि प्लस से माइनस, यानी इनसाइड द बैटरी प्लस से माइनस। ये मैंने किसके बारे में बताया है? क्या बिजली के बारे में? नहीं सर, ये मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में, यस और नो? ये इलेक्ट्रॉन वाला बताया मैंने। अब बात करते हैं बिजली की। बिजली उल्टी चलती है। तो अगर मैं बात करूं करंट की, करंट की मतलब आई, तो आई की मूवमेंट हम देखते हैं इस बार कैसे होती है। तो भाई करंट हमेशा मूव करता है, हम देखते हैं प्लस से माइनस की तरफ, फिर बैटरी के अंदर जाता है माइनस से प्लस की तरफ, ऐसे ही होता है। तो करंट जो होता है वो सर्किट के बाहर, यानी सॉरी आउटसाइड द बैटरी, अगर बैटरी के बाहर देखोगे तो बैटरी के बाहर प्लस से माइनस की तरफ जाता है। प्लस से कहां जाएगा? माइनस की तरफ। लेकिन अगर आप इनसाइड द बैटरी देखोगे तो इनसाइड द बैटरी क्या आएगा? इनसाइड द बैटरी आएगा माइनस से प्लस। क्या ये क्लियर है? देखो भाई, मैंने आपको सिंपल बोला है, आपको पहले देखना है इस बैटरी में करंट कैसे मूव कर रहा है। करंट हमेशा प्लस से माइनस जाता है। तो बड़ा सिंपल बताया मैंने कि यहाँ से करंट ऐसे गया, ऐसे आया यहाँ पर माइनस पे। अब माइनस से जो है बैटरी को तो कहाँ आना है? प्लस पे। तो बैटरी के अंदर माइनस से प्लस जाएगा और बैटरी के बाहर प्लस से माइनस। इलेक्ट्रॉन का उल्टा था, इलेक्ट्रॉन माइनस से कहाँ जाता है? बाहर, प्लस की तरफ, और अंदर कहाँ जाएगा? प्लस से माइनस की तरफ। जब तक ये सर्किट नहीं बनेगा पूरा, करंट नहीं बन सकता। इसीलिए अगर मैं बीच में यहां से तार काट देता हूं तो क्या बिजली पैदा होगी? नहीं। क्यों? जैसे ही आपने तार काट दी तो होगा क्या? अब हम जानते हैं कि करंट को प्लस से माइनस तक पहुंचना होता है। आपने बीच में ही रास्ता काट दिया तो क्या कभी पहुंचेगा माइनस तक? वो जब नहीं पहुंचेगा इसका मतलब बिजली कभी उसमें आएगी ही नहीं। तभी किसी भी सर्किट में एक भी वायर कट जाती है तो बिजली गायब हो जाती है। गायब होने का कारण ही है ये। क्या पहले क्लियर है करंट और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में? भाई देखो, रटना नहीं है, मैंने को रटवाया नहीं है, मैंने सिंपल बताया है। मैंने कहा पहले एक चीज रट्टा मार लो, करंट जिस तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टे से उल्टा जाता है। ये पहले तो ये याद ही कर लो अच्छे से। ये याद हो गया ना? तो मैं अगर फिर एक ही याद है तो दूसरा अपने आप आएगा। देखो, आउटसाइड द बैटरी प्लस टू माइनस, यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन का? माइनस टू। यहाँ इनसाइड द बैटरी माइनस टू प्लस, वहाँ क्या गया? प्लस से माइनस। कोई एक कर लिया तो भी काम हो जाएगा, और वो भी नहीं करना, समझने वाला गेम है। ठीक, अब मैं आपको समझाने वाला था रेजिस्टेंस, जो मेन टॉपिक था। रेजिस्टेंस क्या होता है? अब ये तो आपने पता कर लिया कि सर हमारे यहाँ पे कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर हो जिसमें करंट पास होता है, माइनस चार्ज है। इस माइनस चार्ज को मूव करना है अगेंस्ट द करंट। आप देख रहे हो कि माइनस को मूव करना है, लेकिन ये प्लस चार्ज है, ये माइनस के सामने खड़े हो गए। तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए मूव करना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। अब मूव करना, सामने प्लस खड़े हुए बहुत सारे, बहुत मुश्किल है भाई। सोचो, आपको घर जाना है, आपको अपनी आगे बाइक लेके जानी, लेकिन सामने सारे गाड़ी वाले आ गए और उल्टी डायरेक्शन में आ गए आपके। तो
जब रोड खाली होता तो आप घर पे पहुंचते मान लीजिए आधे घंटे में। अब क्योंकि ट्रैफिक आपके सामने है, गाड़ी उस तरह, गाड़ी आपसे उल्टी दिशा में है और आपको गाड़ी को क्रॉस करके जाना है, गाड़ी बहुत सारी है। अब आपको आधा घंटा लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा ना। तो ये ट्रैफिक आपकी स्पीड को स्लो कर रहा है, फास्ट कर रहा है। इसी तरह से किसी भी तार के अंदर करंट तब गुजरता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उल्टी दिशा में, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए खाली रास्ता चाहिए होता है, और किसी भी वायर में खाली रास्ता मिलता नहीं, क्योंकि हर एक चीज के अंदर प्लस चार्ज तो पाए जाते हैं। तो माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होते हैं तो ढेर सारे प्लस चार्ज इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन आगे जा ना पाए। इलेक्ट्रॉन को जाना है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज इन्हें रोकना चाह रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा गया है? रेजिस्टेंस। क्या रखा गया है? रेजिस्टेंस। तो मैं बता दूं, मैं रेजिस्ट का एक हिंदी मतलब होता है, रेजिस्ट का हिंदी मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई मर्डर हो गया या कुछ लड़ाई हो गई, तो बोलता है कि मैंने रेजिस्ट किया, पहले उनको रेजिस्ट किया लड़ाई के लिए। अब मतलब मैंने रोका पहले उनको कि मेरे पे हमला ना करो, तो रोक, उसके क्या बोलते हैं? रेजिस्ट करने को रोकना बोलते हैं। कि सर मैंने उसको रजिस्ट किया, सर वो माना ही नहीं, तो मैं उसको रजिस्ट किया। आपके पापा बोल रहे कि मैं उसको रजिस्ट किया था, ये मत कर, फिर माना नहीं। तो रजिस्ट मतलब क्या होता है? रोकना। अब बताइए, ये प्लस चार्ज यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो इसके रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बुला देंगे? रेजिस्टेंस। हाँ या ना? अब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो बिजली ज्यादा पैदा होगी, कम पैदा होगी? कम। सोचो ना, इलेक्ट्रॉन को तुम जितना आसानी से मूव करने के लिए दो रास्ता, उतना अच्छा करंट पैदा कर देगा। और जितना उसके सामने ट्रैफिक भरोगे, उसको कितनी दिक्कत होगी आगे जाने में। अब इलेक्ट्रॉन को दिक्कत होगी आगे जाने में, तो करंट भी उतना कम पैदा करेगा वो। तो याद रखना कि किसी भी चीज में रेजिस्टेंस जितना कम होगा, उतनी ही ज्यादा उसमें बिजली पैदा हो सकती है। हाँ कि ना? उतनी ज्यादा बिजली पैदा हो सकती है। और ऐसी कोई चीज दुनिया की है ही नहीं जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। दुनिया की हर चीज में एटम तो है ही, एटम में प्लस भी और माइनस भी है, प्लस किस में नहीं है। फर्क इतना है, किसी में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और किसी में रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन होता सब में है। अगर मैं ये मान लीजिए आपके सामने, मैं ये एक तार लेता हूं, मान लीजिए तार लेता हूं, इस तार में थोड़े प्लस चार्ज ऐसे बहुत सारे होंगे। इस पूरी तार में क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा भाई। इसकी आप बिजली पास करना चाहोगे, रोकने की कोशिश तो करेगा, बट बेचारा रोक नहीं पाता। अच्छा, लेकिन कुछ में रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है वो बिजली पास ही नहीं करते। तेरे बस की तो कर दिखा दे। सर किस में? चेयर में आपके सामने एग्जाम्पल है, लकड़ी में एक तरफ मैं उसको लगाऊंगा बिजली के खंभे में, मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि बिजली के खंभे से जो लकड़ी मेरी जुड़ी है वहां से उसमें करंट आया, लेकिन लकड़ी ने कहा मैं आगे करंट भेजूंगा नहीं, तो बस की तू करंट आगे तू जाके दिखा दे। इतना रेजिस्टेंस है लकड़ी के अंदर, इतना ज्यादा है कि वो बिजली को पास ही नहीं होने दे रहा है, इसलिए हमें लकड़ी से करंट नहीं लगता। चप्पल जो होती है, रबड़ होती है, उसमें इतना रेजिस्टेंस है, आप बिजली के तार लगाओगे तो तार चाह रही है कि करंट हम गुजर जाए उस चप्पल से, लेकिन उस गुजरने के लिए रेजिस्टेंस कम चाहिए ना, वो तो उसमें है ही नहीं, वो तो भरी पड़ी रेजिस्टेंस में। लेकिन पानी में बहुत कम रेजिस्टेंस है, पानी में तार डाला करंट लग जाएगा, पानी रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो सुना होगा कि जब कोई इलेक्ट्रिक काम करते हैं तो चप्पल या प्लास्टिक से करते हैं, क्यों? आप उस चीज पे खड़े हो जाएं जिस पे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ताकि करंट अगर आपकी बॉडी में आए और आपकी बॉडी से अर्थ में जाना चाहे, क्योंकि अर्थ में गया तो एक सर्किट बन जाएगा पूरी आपकी बॉडी का, और अगर आपकी बॉडी सर्किट बन गई तो करंट आपको लगेगा। चप्पल आपने पहन रखी है, धरती को करंट मिल ही नहीं रहा आपकी बॉडी से, क्योंकि चप्पल ने रोक लिया सारा करंट, तो आप बिजली से बच जाओगे। तो ये चीज याद रखना कि अच्छा, इस तार में रेजिस्टेंस होगा। किसी भी तार के रेजिस्टेंस को शो करने के लिए हम उस तार में ऐसे जिगजैग लाइन शो करते। क्या शो करते? जिगजैग। जिगजैग का मतलब क्या है? उसमें बोलना होता है 10 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस, जितना भी होता है। तो अब देखो यहाँ पे जरा हमारे सामने कुछ सिंबल है, कभी भी इस तरह का साइन आएगा, प्लस और माइनस, ठीक है? तो इसका मतलब है ये एक सेल है। क्या है? ये एक सेल, ये एक सेल का साइन होता है। और अगर ऐसे बहुत सारे सेल जोड़ दिए जाएं तो इससे बैटरी बन जाती है। क्या बन जाती है?
मतलब बैटरी और सेल में क्या फ़र्क होता है सर? सेल में एक ही पार्ट होता है, लेकिन बहुत सारे सेल जोड़ दिए तो बैटरी बन जाती है ना। मान लीजिए सेल है 6 वोल्ट का, आपने 3 सेल लगा दिए, तो आप जानते हो कितना हो जाएगा ये पूरा, इसकी पूरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 18 वोल्ट का। पता लगा क्यों होगा? देखो, इससे ज़्यादा ये है 6 वोल्ट, है ना, और जितना ये उतना ये, इससे 6 ज़्यादा ये है। सोचो यहाँ पर अगर 0 होता, रुक जाओ, ये 0 होता तो ये 6 होता, ये 6 तो ये पूरा लाइन का कैसा रहेगा? 6 रहेगा। ये 6 तो ये कैसा हो गया? 12, तभी 6 का गैप आएगा। 12 12 12 12 6 18। बेसिकली तीनों को मिलाकर कितना हो गया? 18। हमेशा जब भी ऐसे कनेक्ट रहें आप, सारे के सारे सेल के वोल्टेज को जोड़ दो, टोटल निकल आएगा। अच्छा, प्लग इन का स्विच, ये है स्विच है। अच्छा, लेकिन अगर इस स्विच में जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डॉट नहीं दिखाया, डॉट दिखाने का मतलब है ये स्विच बंद है अभी, और अगर डॉट मैंने नहीं दिखाया मतलब स्विच ओपन है। जैसे हमारा स्विच है, मैंने इसको अगर ऑन कर रखा है, मान लो सर्किट में स्विच ऑन है, तो आपको करना क्या है? आपको बस डॉट नहीं दिखाना, लेकिन स्विच आपने बंद कर रखा है, क्या दिखा देना? डॉट। फिर आएगा, अगर इस तरह का साइन आ जाए, ये इसका मतलब है ये एक तार जा रही थी, आपने दूसरी तार को यहां पर जोड़ दिया। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, ये साइन आ जाए, ये इसका मतलब ये तार ने बाईपास कर दिया। क्या कर दिया? बाईपास। पहले दोनों चार तार जुड़ नहीं रही हैं, एक के ऊपर एक है लेकिन जुड़ नहीं रही है। जुड़ गई तो कौन सा आ जाएगा साइन? ये वाला आ जाएगा, जॉइंट वाला। फिर देखो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन दिखा रखा है, ये हमेशा बल्ब का साइन होता है। मैंने बताया भी आपको, ये रजिस्टर होता है। क्या होता है ये? रजिस्टर, जिसमें रेजिस्टेंस होता है। ठीक, फिर बताया मैंने। अच्छा, एक होता है रियोस्टैट। अब सुनो रियोस्टैट क्या होता है। रियोस्टैट फिजिक्स में एक डिवाइस होता है जिसमें रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मली किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, 10 है तो 10 ही है, उसको आप 11 नहीं कर सकते। 15 है तो 15 ही। लेकिन हमारे पास फिजिक्स में एक ऐसा डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, और उस डिवाइस का नाम क्या है? रियोस्टैट। ये फिजिक्स में डिवाइस होता है हमारे पास, हम इसे चेंज कर सकते हैं। एमीटर भी बताया मैंने, एमीटर बिजली नापने के लिए कितनी बिजली सर्किट में जा रही है उससे ये नापते हैं। ऐसी कितनी पोटेंशियल है पूरे सर्किट के अंदर, उसको नापने के लिए वोल्ट मीटर। एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस। प्लस का मतलब है ये बैटरी के प्लस साइड से जुड़ेगा, माइनस का मतलब है बैटरी के माइनस साइड से जुड़ेगा। उल्टा मत जोड़ देना इसे। गैल्वेनोमीटर, ये भी तुम्हारे बेसिकली एक मान सकते हो कि करंट को देखने के लिए हम पता करते हैं, बट ये आपके यूज़ में इतना आएगा नहीं गैल्वेनोमीटर। सो ये आपके सर्किट डायग्राम, ये आपका रेजिस्टेंस। चलो हम एक चीज़ पढ़ते हैं पहले भी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, मतलब किन चीज़ों से डिसाइड होता है कि रेजिस्टेंस किसका कितना ज़्यादा होता है। तो देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या होता है? अभी जो मैंने साइन बनाया है, इस साइन का नाम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन का मतलब है, इस साइन का एक मतलब होता है कि इस साइन के राइट वाली साइड को अगर आप बड़ा करोगे तो लेफ्ट वाली साइड भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और अगर राइट वाली साइड को छोटा करोगे तो लेफ्ट वाली साइड भी क्या हो जाएगी? छोटा। मतलब लेंथ को बड़ा करेंगे, अगर हम किसी भी तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो उस तार की लंबाई बढ़ाते उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और अगर मैं तार की लंबाई छोटी कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं अपने फ़ोन को एक 10 मीटर की तार से चार्ज करता हूं, दूर लगा रखा है, और मैं उसी अपने फ़ोन को मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर की वायर से करता हूं चार्ज, तो होगा क्या? जो 10 मीटर वाली तार है इसमें डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो गया, तो यहां पर बिजली को जाने में काफ़ी टाइम लगे, क्योंकि रेजिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा तार में, पता नहीं कितनी जगह मिलेगा रेजिस्टेंस। लेकिन छोटी तार के अंदर डिस्टेंस कम है
तो रेजिस्टेंस मिलने के चांस भी, आप सोचो, एक आपको 400 किलोमीटर जाना है, एक आपको 4 किलोमीटर जाना है, कहां पर आपको ट्रैफिक मिलने के चांस सबसे ज़्यादा है? 400 वाले में। इतना लंबा रास्ता है, पता नहीं कितनी जगह ट्रैफिक मिल जाए। छोटे रास्ते में ट्रैफिक मिलने के चांस कम है, घर पे जल्दी पहुंच जाओगे। तो जब रास्ता लंबा होगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा ना, मतलब ट्रैफिक भी वहाँ ज़्यादा मिलने का चांस है। तो याद रखना, लंबी तार से अगर अपना कोई भी गैजेट चार्ज करते हो तो उसमें उसके लेट चार्ज होने का टाइम बहुत लगेगा, लेकिन अगर कोई छोटी वायर से करते हो तो उसमें चार्ज जल्दी हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसमें कम है। याद है ना, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट के लिए आसानी होती है उसमें से जाने में। तुम सोचो ना, करंट को तुम जितना रेजिस्टेंस दोगे, करंट को उतना मुश्किल दिक्कत होगी पास होने में। करंट जितना मुश्किल से पास होगा उतनी ही मुश्किल से आपके गैजेट में जा रहा होगा, उतना लेट चार्ज करेगा। तो करंट और रेजिस्टेंस का हिसाब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। तुम अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस कम करोगे, उसमें करंट अपने आप बढ़ जाता है। तो अब सोच लो, छोटी तार होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, बिजली के लिए आसानी उसमें ट्रेवल करने में। अच्छा, एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, अगर इसी साइन के सामने 1 में कुछ आ जाए, इसी साइन के सामने अगर 1 में कुछ आ जाए, तब इस साइन का नाम डायरेक्टली नहीं होता, तब इस साइन को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तब बोलते हैं। हाँ, तो जुल्फे ठीक कर ले पहले बैठ के। सो इनवर्सली में उल्टा होता है कि अगर ये वाली वैल्यू को घटाओगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाती है, या इस वाली वैल्यू को बढ़ाओगे तो इस वाली वैल्यू घट, यानी इनवर्सली टर्म आ गया, मतलब दोनों उल्टा चलेंगे। इसको बढ़ाओगे तो घटेगा, इसको घटाओगे तो बढ़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली आ गया तो बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो इक्वेशन बन जाती है, डायरेक्टली इज इक्वल टू L/A। ऐसे ही आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो लेंथ से डायरेक्टली हो रहा है और एरिया से इनवर्सली। ये ना इक्वल नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन होता है। इसको हटाने की कंडीशन होती है, जब भी आप इसको हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया, ये इस साइन का मतलब होता है रॉ। क्या होता है? रॉ बोलते हैं इसे, रॉ L/A। ये कंडीशन है, कंडीशन हमेशा। कभी भी अगर आप इस साइन को हटाओगे, इक्वल में अगर आप इसे लाना चाहते हो तो इस साइन को हटाने के बाद उसमें एक ऐसी चीज ऐड कर दो जिसकी वैल्यू फिक्स हो हमेशा। लाइक रॉ एक ऐसी चीज की वैल्यू फिक्स होती है। सर रॉ है क्या चीज? कहते हैं कि दुनिया की हर वायर का अपना एक नेचर होता है। लाइक तांबे की तार है, लोहे की तार है, तो इनका नेचर के हिसाब से भी इनका रेजिस्टेंस फिक्स होता है कि कॉपर की तार है इतना तो मिनिमम होगा ही रेजिस्टेंस, लोहे की तार है तो मिनिमम इतना रेजिस्टेंस होगा, सोने की तार है इतना रेजिस्टेंस तो मिनिमम होगा। ये उनके नेचर पे है। आपने 4 कॉपर वायर ले ली, 4 को लंबाई घटाई जैसे मर्जी कर दो, लेकिन उन चारों का रॉ सेम रहेगा। चारों का नेचर तो एक ही है, कॉपर से बने हैं। 4 अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम की वायर है तो चारों बनी किसकी? एल्यूमिनियम की, तो चारों का रॉ सेम होगा। फर्क नहीं पड़ता वो सर, उसमें सर एक ना वायर 100 मीटर की है, एक 10 मीटर की, एक 20, अरे जो मर्जी लेंथ कर दो तुम उसको, चाहे मोड़ के बॉल बनाओ, चाहे तार में ले आओ, अगर सब का नेचर है, सब एक ही केमिकल से बने हैं तो उनका सबका रॉ कैसा होगा? सेम। तो रॉ जो होता है ये मटेरियल के हिसाब से फिक्स होता है सबका, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब देखो, मुझे पता लगे किसी भी तार का रेजिस्टेंस मुझे निकालना रेजिस्टेंस, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? रॉ इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रॉ L/A। ये फॉर्मूला है किसी भी तार के अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एक वायर है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उस वायर का रेजिस्टेंस है R और लेंथ है L। क्वेश्चन है, मैंने इसकी लेंथ को 1/4 कर दिया। 1/4 मतलब अगर 1 मीटर की थी मैंने 25 सेंटीमीटर कर दी, मैं छोटा करके मैंने 1/4 लेंथ कर दी। तो अगर मैंने मान लीजिए मैंने लेंथ को छोटा कर दिया, L/4 कर दिया, तो बताइए अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा? बड़ा आसान है भाई, पहले रेजिस्टेंस था R इज इक्वल टू रॉ L/A, है ना? पहले केस का रेजिस्टेंस तो यही रहा होगा।
अब तुमने अगर लेंथ को चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस में चेंज तो आएगा। देखो मैंने सिंपल बोला, तार की लंबाई में छेड़ोगे तो रेजिस्टेंस तो बदलेगा ही। कितना बदलेगा देख लेते हैं एक बार। तो आर न्यू यानी नया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होगा रॉ। रॉ तो सेम रहेगा, रॉ कभी चेंज होता ही नहीं है। आपने लेंथ क्या कर दी L/4, तो जो नया लेंथ है उसे क्या लिखेंगे L/4 लिखेंगे। एरिया आपने चेंज नहीं किया तो एरिया वैसी का वैसे लिख दो। अब एक काम करो, यहाँ पे मैं L/4 को ऐसे कर सकता हूँ मैं, जैसे लाइक आर न्यू इज इक्वल टू, मैं 1/4 को बाहर निकाल लूँ, 1/4 को बाहर निकाल लेता हूँ, रॉ L/A ऐसे लिख सकता हूँ मैं। आप मुझे बताओ रॉ L/A क्या होता है? आर होता है, ऊपर की वैल्यू से दिखे तो यहाँ पर क्या आएगा, आर न्यू इज इक्वल टू R/4, यानी नया रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस का 1/4 हो चुका है। अगर पहले था 20 ओम का रेजिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे था 20 ओम का रेजिस्टेंस, तो 20 ओम का 1/4 कितना होता है 5, यानी यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस आएगा 5 आएगा। मैंने कुछ किया ही नहीं इसमें, मैंने किया ही नहीं कुछ। वहाँ मैंने सिंपल उस वायर का रेजिस्टेंस था, मैंने लिख दिया R इज इक्वल टू रो L/A, जो फॉर्मूला था मैंने सिंपली लिख दिया। नीचे पूछ रहा नए वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ही करिए चेंज, मैंने सिर्फ लेंथ में लिख दिया, लेंथ इसने L/4 कर, मैंने L/4 कर दिया। अब 1/4 को मैंने बाहर निकाल लिया बस। अब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना, जो ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर R है, ये वाली आता मैथ से जैसे वैल्यू पुट करते हैं। तो जब इस चीज़ की वैल्यू R है तो यही R को तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ ना। अब ये R/4 हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा बेसिक माइंड है कि R/4 तुम क्या मानते हो। किसी भी चीज़ का 1/4 का मतलब होता है उसका सवा, मतलब सवा नहीं, उसका 1/4 पार्ट, मतलब उसका आधे का आधा ये होता है। यानी अगर ये जो भी रेजिस्टेंस चाहे 20 हो चाहे 100 जो मर्जी हो, ये उसका 1/4 निकलेगा, इस बात की गारंटी है। और ये तुम भी जानते हो, लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस तो घटेगा ही भाई, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो घटना ही चाहिए। यानी किसी भी हाल में 20 ओम है, यानी 20 ओम से ऊपर तो आंसर किसी भी हाल में आप मत सोचना कभी। लंबाई छोटी करिए तो रेजिस्टेंस तो घटेगा।